जी हां, ट्रंप का इंतकाम क्या होगा, अब इस पर सबकी नजरें। एक बार फिर कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। टीवी 9 पर ईरान अमेरिका कॉन्क्लेव लगातार जारी है। ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुआ युद्ध इतना भयावह हो जाएगा, ये तो किसी ने सोचा नहीं था। आज ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया, लेकिन सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आने वाली है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। हालांकि व्हाइट हाउस में कुछ घंटे बाद बहुत बड़ी बैठक भी शुरू होने वाली है, जिसमें ईरान को लेकर बहुत बड़ा फैसला संभव है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान के एटमी प्लांट पर अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्बर से क्या हमला करेगा, और सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी खबर और लेटेस्ट तस्वीरें लगातार टीवी 9 भारतवर्ष आपको तेल अवीव से दिखा रहा है, जहां तबाही की बहुत सी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। और ये ड्रोन वीडियो में देखी हमले के बाद की तबाही की तस्वीर। अब देखिए मिसाइल अटैक से किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया। तबाही की ये वो भयावह तस्वीर है जिससे साफ है कि कैसे तेल अवीव के अलग अलग इलाकों में हमलों को अंजाम दिया गया है। और अब ताजा तस्वीर आपको दिखाते हैं सोरोका अस्पताल की। तेल अवीव का जो सोरोका अस्पताल है वो आज एक बड़े हमले से दहल गया। ये देखिए तस्वीर, अस्पताल के रिसर्च सेंटर पर ये मिसाइल आकर गिरी है। और ये देखिए, ये बिल्कुल नई तस्वीर है सोरोका हॉस्पिटल की, जो कि अब सामने आई है। और ये हाहाकारी तस्वीर है, पूरी बिल्डिंग कैसे तहस नहस हो गई है। जो गाड़ियां नीचे खड़ी थी वो कैसे बर्बाद हो गई हैं। ये सोरोका हॉस्पिटल की नई तस्वीर बता रही है कि ये हमला कितना जोरदार था। बाकायदा IRGC ने एक वीडियो जारी करके ये दावा किया है कि यहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस का एक कमांड सेंटर चलाया जा रहा था, जिस पर हमने निशाना साधा है। और दावे के तहत IRGC की तरफ से जारी की गई ये तस्वीर अब देखेगा, क्योंकि सोरोका हॉस्पिटल में कमांड सेंटर, IRGC का ये दावा है, हॉस्पिटल में IDF का ये कमांड सेंटर। अब आज ही सोरोका हॉस्पिटल पर ईरानी हमला हुआ है। उस हमले की ग्राउंड रियलिटी आपने देखी, लेकिन ये IRGC की तरफ से जारी किया गया वो वीडियो जिसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि कैसे हॉस्पिटल में IDF का कमांड सेंटर मौजूद था। इसी वजह से ईरान ने इस हॉस्पिटल को, सोरोका हॉस्पिटल को टारगेट किया। और वहीं इजराइल के होलोन में भी बड़ी तबाही मची है। दर्जनों अपार्टमेंट्स यहां पर खंडहर में तब्दील हो गए हैं। 2 कम्युनिटी सेंटर्स यहां पर मौजूद थे, वो भी तबाह हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, तेल अवीव के अलग अलग इलाकों में आपने देखी कैसे तबाही मची है। ये इजराइल का होलोन है, जहां पर ईरान ने बड़े हमलों को अंजाम दिया, और उसके बाद दर्जनों अपार्टमेंट खंडहर में बदल गए। ईरान के इजराइल पर हमलों की कुछ और तस्वीरें। एक और ऐसा सटीक हमला जिसमें गाव यम नेगेव टेक्नोलॉजी पार्क पर अटैक और IDF के मुख्यालय पर भी अटैक को अंजाम दिया गया। तस्वीर आपके सामने है, जिससे साफ है कि किस तरीके से ईरान तेल अवीव के अलग अलग इलाकों को टारगेट कर रहा है। तेल अवीव के बाहरी इलाके हों वो भी उसकी चपेट में हैं। वहीं ये तस्वीर दावा किया जा रहा है गाव यम नेगेव टेक्नोलॉजी पार्क पर हुए अटैक के बाद सामने आई है, और साथ ही दावा यह कि IDF के मुख्यालय पर भी अटैक। और अटैक के बाद कई कारों में आग लग गई है। तेल अवीव की एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। धू धू करके कई कारें एक साथ जलती दिखी हैं। ये देखिए रिहायशी इलाका, जहां पर ईरान की मिसाइल आकर गिरी है, और इसके बाद एक बड़ा इलाका तबाह हो गया है। पार्किंग में जितनी भी गाड़ियां अपार्टमेंट के नीचे खड़ी थीं वो भी जलकर खाक हो गई। आपको इजराइल पर ईरान के हमलों की अब 30 तस्वीरें एक साथ दिखाते हैं, क्योंकि आज इजराइल पर ईरान ने 30 मिसाइलों से हमला बोला है। 7 से ज्यादा शहरों पर 30 मिसाइलों से ईरानी सेना ने कैसे हमलों को अंजाम दिया, उसकी तबाही की एक साथ 30 तस्वीरें आपके सामने है, जिससे साफ है कि किस तरीके से ईरान बैक टू बैक इजराइल को टारगेट करते हुए हमलों को अंजाम दे रहा है। आज की बड़ी खबर यह है, जब इस युद्ध का यह 7वां दिन है, जिसमें सबसे बड़ी खबर आई कि कैसे इजराइल पर ईरान ने 30 मिसाइलों से हमला बोला है, और 7 से ज्यादा शहरों पर 30 मिसाइल से ईरानी सेना ने तबाही मचाई है।
और ईरान को लेकर ट्रंप आज बड़ी बैठक करने वाले हैं। आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां सिचुएशन रूम में होने वाली बैठक और 48 घंटे में तीसरी बार सिचुएशन रूम में ट्रंप की मौजूदगी। हालांकि आज की बैठक में हमले का क्या ट्रंप आदेश दे सकते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार TV9 आपको बता रहा है मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए किस तरीके से अमेरिका की बड़ी तैयारी है। वहीं सिचुएशन रूम में आज होने वाली बैठक और 48 घंटे में तीसरी बार सिचुएशन रूम में ट्रंप। तो ईरान पर ट्रंप आज करेंगे बैठक। सिचुएशन रूम में ट्रंप, फाइनल ऑर्डर क्या आज ही आएगा? सिचुएशन रूम में ट्रंप की आज एक फिर बड़ी बैठक होने जा रही है। कनाडा से लौटने के बाद यह तीसरी बार बैठक कर रहे हैं ट्रंप। खुफिया अधिकारियों के साथ यह बैठक होगी। पहली बैठक 80 मिनट तक चली, ईरान के हालात पर चर्चा हुई। दूसरी बैठक 60 मिनट तक चली। हमले के प्लान को हरी झंडी इसमें दे दी गई, यह खबर सामने आई। तीसरी बैठक आज है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। बैठक क्यों इतनी खास है, ये आप समझ ही रहे होंगे। बैठक में सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे और एजेंडा है ईरान। ईरान को लेकर सभी एंगल से चर्चा होगी। ईरान पर बड़ा फैसला मुमकिन है। ईरान पर हमले का आदेश दिया जा सकता है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल एसवीपी सिंह हमारे साथ हैं, कर्नल एस के मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर राजीव नयन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रिसर्च एसोसिएट हैं, और इस वक्त विदेश से भी हमें कई मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। अमेरिका का जिक्र बार बार हो रहा है। अमेरिका से पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं, युक्तेश्वर कुमार जी विदेश मामलों के जानकार हैं और ये चीन की राजधानी बीजिंग से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ ही साथ विनय शुक्ला जी मॉस्को से हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रूस के रुख के बारे में हमें बताएंगे। पूर्णिमा जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में कनाडा से लौटने के बाद तीसरी मीटिंग कर रहे हैं ये, और एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक है, ईरान। क्या अमेरिका वो घड़ी नजदीक है जब इजराइल की मदद के लिए इस जंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा? देखिए, नमस्ते समीर जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिचुएशन जो है, अमेरिका इज ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड। इजराइल कभी इस अटैक में आता ही नहीं अगर इफ देयर वाज नो सहमति नहीं होती अमेरिका की। तो आपने ट्रम्प की ट्वीट पहले से पढ़े हुए होंगे। पहले ये बताया था कि ईरान उनके साथ डील नहीं कर रहे, तो सो इट्स जायज है इजराइल का स्ट्राइक। अब उससे पहले उन्होंने ये कहा था कि ईरान और इजराइल का जो सिचुएशन है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। मार्को रूबियो भी यही कहा था कि वी आर नॉट इन्वॉल्व, बट अनफॉर्चुनेटली today in this particular case we are seeing that America is already involved। न्यूक भी सपोर्ट करेंगे, उनके ग्राउंड में भी बूट्स भेज रहे। सो अभी मेगा और अमेरिका फर्स्ट एजेंडा अगर देखोगे, एक एजेंडा ये था इनका कि देयर इज नो वॉर, बिकॉज फर्स्ट टर्म में हम इसी को आगे बढ़ाए थे कि ही एक्चुअली डिडंट स्टार्ट ए न्यू वॉर। सेकेंड टर्म में वी आर सीइंग दैट तो ऑलरेडी चल रहा था, अभी तीसरा शुरू हो गया। It was fueled as well. It is not to say that Israel का situation जो है, it is a victimry. Unfortunately, ये जो ईरान का मामला है, जिस तरीके की तैयारी है अमेरिका में, जिस तरीके से ट्रंप के बयान सामने आए हैं और जो बैठकों का दौर चल रहा है, वो क्या बड़े संकेत दे रही है, यही जानने की हम लगातार इन खबरों के आधार पर कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको दिखा देते हैं उन हमलों की जहां तेल अवीव को टारगेट किया गया है और जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसमें तेल अवीव में हॉस्पिटल पर हमला आज की सबसे बड़ी खबर है। सोरोका हॉस्पिटल पर ईरान का यह हमला है। मिसाइल हमले से तबाह हुए हॉस्पिटल की एक एक तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। हॉस्पिटल के अंदर और बाहर की दोनों तस्वीरें सामने आई, जिससे साफ था कि किस तरीके से हॉस्पिटल पर एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया। हालांकि IRGC की तरफ से जारी किए गए वीडियो के आधार पर यह दावा किया गया कि इस हॉस्पिटल को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि यहां से कमांड सेंटर ऑपरेट हो रहा था और यही वजह है कि अब हॉस्पिटल पर हमला हुआ। दो तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर की वो तस्वीर भी सामने आई है जहां दावा किया जा रहा है कि किस तरीके से कई वार्ड्स पर नुकसान पहुंचा है और इस बीच हॉस्पिटल के अंदर तबाही का ये मंजर, वहीं तेल अवीव में हॉस्पिटल के बाहर दूर इलाके में भी धुएं का ये गुबार नजर आ रहा था।
और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ईरान में बड़ी हलचल है। ईरानी पत्रकार देखिए इस वक्त क्या दावा कर रहे हैं, वो भी आपको बता देते हैं। ईरान पर बड़े हमले कर सकता है अमेरिका। यूएस के हमले की आशंका से ईरान अलर्ट है। ईरानी पत्रकारों का यह दावा सामने आया है, यानी कहीं ना कहीं जो ईरानी जर्नलिस्ट हैं वो भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अब अमेरिका हमला कर सकता है ईरान के ऊपर। हालांकि यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि अब क्या इस हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि 48 घंटे बाद हमला। सिचुएशन रूम, जिसको लेकर लगातार खबरें आ रही हैं, सिचुएशन रूम में होने वाली बैठक बहुत मायने रखती हैं। और सिचुएशन रूम से क्या ट्रंप का ये आदेश आएगा, क्योंकि आज अगर ये बड़ा फैसला आता है, ऐसे में ईरान पर हमले का ये आदेश क्या हो सकता है, क्योंकि 48 घंटे बाद हमला हो सकता है। कैसे और कहां से यह हमला होगा, यह जानना बहुत जरूरी है। ट्रंप क्या आदेश देंगे, इजरायल के साथ मिलकर क्या अब हमलों को अंजाम दिया जाएगा, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार सिचुएशन रूम में जाकर ट्रंप का बैठक करना ही बहुत मायने रखता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां यूएस की अपने स्तर पर पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए हमला करने की तैयारी। ऐसे में राजीव नयन सर, किस तरीके से असेस किया जाए उस तमाम सिनेरियो को जिसमें ट्रंप के बयान, अमेरिका की तैयारी और इस बीच ये कह देना कि ये हमला ही अब आखिरी विकल्प है। देखिए, ट्रंप ने बड़ा मजेदार एक बयान दिया है। उस बयान में वो कहे हैं कि हाँ, हम जब इस पर सहमति देंगे, जो आक्रमण करे कहें या कहे एक्शन कहते हैं, एक्शन करने के कुछ सेकंड पहले देंगे तो आपको उसी समय पता चल जाएगा। इसका मतलब जैसा अभी थोड़ी देर पहले सिंह साहब ने बात की थी, जनरल सिंह ने, कि वो लास्ट मोमेंट तक अभी रोके हुए हैं। निश्चित ही तैयारियां चल रही हैं और आकलन भी चल रहा है। आकलन कई पैमाने पर इसे नापा की जा रही है। और पहला है कि क्या इसकी क्या क्या क्षति हो सकती है, मित्र राष्ट्रों की क्या क्या क्षति हो सकती है, क्या क्या क्षति अमेरिका के बेसिस की हो सकती है, क्या क्षति हो सकती है ऑयल प्रोडक्शन का या ऑयल सप्लाई की हो सकती है, क्योंकि और साथ साथ प्रॉक्सी जो उनके ईरान को मानते हैं वो क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं अगर अमेरिका आ जाता है, और ओवरऑल अमेरिका को क्या क्षति हो सकती है। तो इन सब चीज़ें, इन सारी बातों के चलते ट्रंप अभी अपना जिसे कहते हैं कार्ड नहीं खोल रहे हैं और अभी वो रखे हुए हैं। लेकिन जल्दी ही उन्हें निर्णय होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले किसी उनके ही सपोर्टर, जिसे मागा सपोर्टर कहते हैं, उन्होंने ध्यान दिलाया था कि आपने कुछ दिन पहले तो नियोकॉन्स पर आपने कटाक्ष किया था कि आप लोग तो इसी तरह की बयानबाजी करते, ना नेशन बिल्डिंग में सहयोग करते, ना कुछ, और बड़ा हॉकिश थे ट्रंप। तो उनके ट्रंप उस बयान को लेकर कह सकते हैं कि अभी आप इजराइल के मामले में क्यों हिचकिचा रहे हैं। पूरे तरीके से एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं समीर कि ये महज सिर्फ एक प्रोजेक्शन है। ऐसे में इसी प्रोजेक्शन के बीच में अमेरिका की ये तैयारी पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये बयान और जिस वक्त ये बयान दिए जा रहे हैं, ऐसे में हमारे साथ मौजूद एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आखिरी वक्त तक ये फैसला होगा। लेकिन फैसला होगा क्या हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। समीर, और देखिए, अमेरिका को ईरान की नई धमकी सामने आई है। जहां संभव होगा वहां अमेरिका पर अटैक करेंगे। जवाबी हमले के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है। जंग में अमेरिका के शामिल होने पर यह चेतावनी ईरान देता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी साफ तौर पर यह कहा गया था कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो 50,000 ताबूत अमेरिका को तैयार रखने चाहिए। अब ऐसे में एक और बहुत बड़ी खबर आई जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस के लिए एडवाइजरी है, और ईरान की ओर से हमले को देखते हुए ये एडवाइजरी जारी की गई है। अमेरिका ने अपने बेस से फाइटर जेट हटाए हैं, यूएस ने कुछ वॉरशिप्स भी हटा लिए हैं। हालांकि अभी तक जिस तरीके की डिप्लॉयमेंट्स होती थी, जिस तरीके की मूवमेंट होती थी, उन्हीं आधार पर हम एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या हमले संभव है। ऐसे में इस एडवाइजरी का सामने आना जब अमेरिका ने अपने बेस से फाइटर जेट्स को हटा दिया और यूएस ने कुछ वॉरशिप्स भी हटा दिए हैं। तो अमेरिका पर ऐसे कैसे अब ईरान हमला कर सकता है, इसको लेकर फिलहाल क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं। आशंकाओं के तहत इसे समझिए, जहां पहली आशंका है मध्यपूर्व में यूएस बेस पर हमला, और मिडिल ईस्ट में 19 जगहों पर यूएस बेस है। 40,000 से 50,000 यूएस सैनिक भी हैं। दूसरी आशंका, जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में टारगेट पर यूएस जहाज, और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में बगैर चेतावनी के हमले, और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में दशकों से हमलों की तैयारी भी रही है। और तीसरी आशंका, सक्रिय ईरान समर्थित गुटों के जरिए हमले कराए जाएं। मिडिल ईस्ट
में कई ईरान समर्थित गुट मौजूद हैं, उनके जरिए भी हमले कराए जा सकते हैं। तो ईरान अपने लेवल पर इस वक्त इजराइल पर जो हमले कर रहा है उसमें यह साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इजराइल में बड़े पैमाने पर तबाही मच रही है। विनय शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मॉस्को से, वरिष्ठ पत्रकार। शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ईरान अकेले तो मुकाबला कर ही रहा है और जिस तरह से पूर्णिमा नाथ जी बता रही हैं कि जंग में कूदेगा नहीं, जंग में है अमेरिका। इजराइल जो कर रहा है वो अमेरिका की मदद, अमेरिका के भरोसे के बूते ही कर रहा है। लेकिन क्या आपको रूस ईरान के साथ खड़ा नजर आता है? हमने देखा था रूस यूक्रेन जंग जब हुई थी तो अपने ड्रोन पावर से काफी हेल्प की थी ईरान ने। क्या रूस भी ईरान का साथ देगा? बात यह अच्छी है कि कानून में, जैसे राष्ट्रपति पुतिन ने कल कहा एक पत्रकार सम्मेलन में, कि हमारी कोई वो नहीं है जिम्मेदारी उसके हेल्प करने की ईरान को। दूसरा ये कि एक बार उन्होंने ईरान को सलाह दी थी कि वो उसके एयर डिफेंस सिस्टम बनाए, इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम बनाने की। उन्होंने कहा कि ईरान ने इसमें कोई रुचि नहीं ली। तो अब अमेरिका तो इतना है, कुछ लोग कहते हैं कि ये हो सकता है कि अगर अमेरिका का अटैक शुरू होता है और ये माना जा रहा है कि डियोगो गार्सिया जो है उसका मेन जो बेस होगा, वहां से जो बंकर बस्टर जो बॉम्ब डाला जाएगा, तब उसकी खबर जो है रूस दे सकता है यूक्रेन को, सैटेलाइट जो इंफॉर्मेशन। और तो कुछ नहीं है इस मामले में अभी यूक्रेन को नहीं, ईरान को, ईरान को आप कहना चाह रहे हैं शायद? हाँ, ईरान को दे। और दूसरा ये है कि अब ये कहा जा रहा है कि आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि इजराइल और ईरान के बीच वार्ता की कोई भूमिका, जो ग्राउंड है वो कोई बेस नहीं रह गया है। ठीक है। इसलिए रूस जो है सब अलग हाथ खींच रहा है। बिल्कुल सर, लेकिन एक लिहाज से युक्तेश्वर सर सवाल आपसे कर रही हूँ, जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर भी हमने बात की कि आइए ईरान का वो ब्रह्मास्त्र है कि वो टेबल पर आने से पहले इसका इस्तेमाल कर ले। ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि चीन, जाहिर सी बात है, उसकी भी नजर रहेगी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर ईरान किस तरीके का फैसला करता है। बड़े स्तर पर आयात करता है ऑयल चीन भी इसी रूट से। ऐसे में चीन नहीं चाहेगा कि ईरान ऐसा कोई फैसला ले। बिल्कुल, चीन का ईरान के साथ में 25 वर्षीय रणनीतिक समझौता हुआ है, जिसमें चीन ने ईरान के लिए से केवल तेल ही नहीं खरीदता है, बल्कि ईरान को तेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, परिवहन, अन्य इन क्षेत्रों में अरबों डॉलर निवेश करने का वादा किया है। 25 वर्ष का है। तो बिल्कुल चीन जो है काफी पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद बड़े पैमाने पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तेल खरीदता है, जो ईरान की अर्थव्यवस्था को काफी हद तक जीवित रखता है। जी। तो चीन बड़ा चतुर देश है और हमेशा से ही वो अभी देखिए 2 साल पहले चीन, ईरान और रूस के साथ में त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भी हुआ है, उदाहरण के रूप में गल्फ और ओमान में, जस्ट 2 साल पहले है। तो ये सब चीजें जो हैं ये संदेश देते हैं कि अगर चीन को जरूरत पड़ी तो वो हो सकता है कि जैसे ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में जो ऐतिहासिक राजनयिक पुनर्स्थापना करने में अपना एक विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में अपने आप को स्थापित किया था, तो वो फिर से करे। भले ही वो प्रत्यक्ष युद्ध में बिल्कुल नहीं चाहेगा, अभी जो जिस तरह से चूंकि चीन की जो इकोनॉमी है वो गिरी हुई है, 2017 और 18 जैसी नहीं है। राइट सर। तो जी, तो मेरा कहना यही है कि चीन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर करेगा, वो ऊर्जा साझेदारी को तेज लेकिन करेगा। ईरान क्या कर रहा है सर? ईरान जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है उसकी लेटेस्ट तस्वीरें तेल अवीव से सामने आ रही है। एक और तस्वीर में दिखाना चाहूंगी उस भीषण तबाही की, जहां हॉस्पिटल में जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया उसके बाद तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं। सोरोका हॉस्पिटल के बाहर की भी, अंदर की भी लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे साफ है कि कैसे इस हॉस्पिटल को हमले में तबाह कर दिया गया।
और एक और अहम खबर तेल अवीव से ही है। तेल अवीव के बाहरी इलाके में भी मिसाइलें गिरी हैं। डिफेंस सिस्टम ने ये मिसाइल मार गिराई है और उसकी तस्वीर इजराइल ने जारी की है। और इस तस्वीर के जरिए बताने की कोशिश ये कि ईरान जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है हमलों के लिए, कई मिसाइलें ऐसी हैं जिन्हें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया है। लेकिन बहुत अहम है ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अब हमले की तैयारी की जा रही है। न्यूक्लियर बॉम्बर से यहां हमला हो सकता है। GBU-57 से पूरी तरह तबाह नहीं हो पाएगी फोर्डो साइट। अमेरिका के सिचुएशन रूम में परमाणु बॉम्ब के इस्तेमाल पर चर्चा चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप अभी परमाणु हमले के पक्ष में नहीं हैं। तो ये नई जानकारी सामने आ रही है कि अमेरिका के पास जो GBU-57 बॉम्ब है उससे भी फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को तहस नहस नहीं किया जा सकेगा। कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर क्या अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्बर से हमला करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि पहला प्लान था कि GBU-57 से बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला किया जाएगा। इस बॉम्ब की लंबाई 6.2 मीटर है और इसमें 1300-500 किलोग्राम विस्फोटक से ले जाने की भी क्षमता है। इस बॉम्ब से 61 मीटर जमीन के अंदर तक तबाही हो सकती है, लेकिन फोर्डो साइट जमीन के 100 मीटर अंदर है। और आपको यह भी बता दें, बंकर बस्टर जमीन के अंदर 100 मीटर नहीं जाएगा। GBU-57 से सिर्फ टनल की तबाह हो सकती है। अटैक से साइट सिर्फ मलबे के नीचे दब जाएगी। हालांकि दूसरे प्लान के तौर पर बड़ी खबर यह थी कि न्यूक्लियर बॉम्बर से फोर्डो साइट पर अटैक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार इस्तेमाल भी मुमकिन। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्बर से क्या फोर्डो पूरी तरह तबाह हो जाएगा? क्योंकि हमला फोर्डो पर ही क्यों? IAEA के मुताबिक 83.7% तक यूरेनियम संवर्धन यहाँ है। परमाणु हथियारों के लिए आवश्यक 90% के करीब जिस तरीके से ईरान की न्यूक्लियर क्षमता में इजाफा हुआ, उसके बाद ये लोकेशन बहुत मायने रखती है। ऐसे में कर्नल मलिक GBU बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल और उसके इस्तेमाल को देखते हुए अमेरिका का ये सहयोग सीधे टारगेट करने का, क्या ये मुमकिन नजर आ रहा है? फोर्डो एक ऐसी साइट है जिसके ऊपर ये बिलीव किया जाता है कि ईरान की सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी, हाईएस्ट ग्रेड ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम यहाँ पर अवेलेबल है। राइट सर। और ये भी माना जाता है कि ईरान जो क्लेम करता है कि मेरे सभी संयंत्र और स्पेशली फोर्डो का ये भी पीस टाइम मिशन के लिए है, जिसको कि अगर आपको याद होगा 2023 में यूएन के अंदर इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक फोटोग्राफ दिखाया था और वो फोटोग्राफ बेस था कि जो एक मोसाद ने ऑपरेशन किया था और जिसके तहत उन्होंने टारगेटेड डॉक्यूमेंट्स और उसके रिकॉर्ड्स को वहां से निकाला था और उसको पेश किया था। उनके बेसिस पे जो बनाया था, जो जानकारी बाहर निकली थी, वो यूएन में पेश की गई और उसके बाद से ये सीरियस कंसर्न आया कि ईरान का जो कहना है और ईरान का जो करना है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इन सब चीजों को देखते हुए ही एक सीरियस थिंकिंग इजराइल और यूएस में चल रही है कि अगर ये इनका एटॉमिक प्लान, एटॉमिक बॉम्ब या एटॉमिक डिवाइस प्लान सफल होता है तो ये पूरे एरिया के लिए अच्छा नहीं होगा। रीजन बीइंग कि जो आप ईरान जो आज थ्रेट करता है सऊदी अरब और उसके आसपास के देश है, इजराइल को तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि इजराइल तो प्राइम टारगेट है ही जी। तो यस, प्राइम टारगेट के होने के साथ साथ दूसरे बाकी देशों में भी इम्बैलेंस क्रिएट होने की पूरी संभावना है। और यही रीजन है कि वो परमाणु बम होने से या परमाणु जो डिवाइसेस बनाने की तरफ चल रहा है, जो कि पूरा शक है, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ टेस्ट डिवाइसेस बना भी ली हो। ठीक है, लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि IAEA एक तरह की क्लीन चिट देता हुआ ईरान को नजर आ रहा है। दूसरा अहम सवाल कि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर अगर इतना बड़ा हमला होता है तो रेडिएशन का खतरा किस हद तक होगा, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन देखिए, बड़ी खबर है, फोर्डो पर कमांडो हमले की तैयारी हो रही है। फोर्डो प्लांट पर इजराइल कर सकता है हमला। बंकर बस्टर बॉम्ब के बाद कमांडो अटैक की तैयारी है, क्योंकि जानकारी तो यही मिल रही है कि बंकर बस्टर बॉम्ब अगर अमेरिका का भी यूज कर लिया जाए, GBU-57 का भी इस्तेमाल कर लिया जाए राजीव नयन जी, तो भी इस प्लांट को पूरी तरह से तहस नहस नहीं किया जा सकेगा। ये कमांडो अटैक के जरिए कौन सी तैयारी है? और दूसरा सवाल जो रेडिएशन का खतरा जिसका मैं जिक्र कर रहा था। देखिए, अभी हाल में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ है जी, उनका बयान आया था कि वो उस साइट को, फोर्डो साइट पर गए थे। उन्होंने कहा था कई माइल अंदर तक वो साइट चला जाता है, जितना जो अभी समाचार पत्रों में आ रहा है। जी जी।
तो उन्होंने भी कहा है कि इस साइट को तबाह करना बड़ा मुश्किल है। और देखिए, एक बहुत जनवरी में एक लीक हुआ था, अमेरिका का एक प्लान था और एक असेसमेंट था कि क्या इजराइल सक्षम है इसको अकेले विध्वंस करने में, चाहे बाकी भी साइट्स में। तो उसमें दो समस्याएं बताई गई थी। एक तो उस समय एयर डोमिनेंस की बात कही गई थी, या दूसरा था वही जो भी आप बात कर रहे हैं, मैसिव जो ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर जिसे MOP कहते हैं, 30,000 जो पाउंड का ही बॉम्ब है, वो क्या उनके पास, इजराइल के पास नहीं था, अमेरिका के पास है। अमेरिका इसके पहले अफगानिस्तान में मैसिव जो ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट करके एक सिस्टम था, उसके अंदर वहाँ पर इसने इस्तेमाल किया था 2017 में, लेकिन इसका नहीं होता। अभी भी कहा जा रहा है कि 20 भले ही बॉम्ब क्या वह गिराएगा, क्या गिरा पाएगा, लेकिन उसमें फिर एक खतरा बताई जा रही है कि जो ही वह उसे लॉइटरिंग वहाँ पर करना पड़ेगा, और उसके बाद एक बॉम्ब गिराने के बाद उसे दूसरे बॉम्ब अगर गिराने जाता है तो वहाँ की कितना भी इसका स्टिल्थ, इसके कैपेबिलिटी हो, रेडार से पकड़े जाने की संभावना अभी भी उनका खुद का, ये वेस्टर्न कंट्रीज का अपना असेसमेंट है। तो इस चलते इस चीज़ को अवॉइड करेंगे, इसीलिए इतनी इसमें अभी बातचीत चल रही है। अगर 20 बॉम्ब इस तरह का आप MOPs गिराते हैं, उसके बावजूद भी क्या सचमुच आप वहाँ पेनिट्रेट कर पाएंगे? कहा जैसा भी सब कोई बात करे, 9 से 10 बम का आकलन हो रहा है। उसके साथ साथ 3000 सेंट्रीफ्यूजेज भी वहाँ पर माने जाते हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। दूसरा आपने जो कही कि क्या कमांडो ऑपरेशन करेंगे, देखिए इतनी बेवकूफ़ी तो नहीं करना चाहिए इजराइल को, तो करेंगे क्योंकि वहाँ पर वो भी नज़र में रहेंगे। जब आपका प्लेन को गिराने की बात हो रही है, B-2 बॉम्बर जैसी बात हो रही है, तो कमांडो के लिए एक अच्छा खासी झड़प होगी। तीसरी बात जो आपने रेडिएशन की बात कही, तो रेडिएशन देखिए वो उतनी बड़ी समस्या हमें नहीं नजर आ रही है कि उसका चिंता करेंगे। क्योंकि सर वहां तक पहुंचकर जा रही थी, जिसमें पहले ही दिन देखा कि किस तरीके से इजराइल ने ना सिर्फ न्यूक्लियर मिशन में जुटे साइंटिस्ट को टारगेट किया, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी टारगेट किया, और क्या इंटरनली किसी तरीके का रेडिएशन उस वक्त फैला था। हालांकि इस बार अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे भी किए गए हैं, लेकिन आज की हकीकत यह है कि किस तरीके से पलटवार करते हुए ईरान ने सीधा तेल अवीव को टारगेट कर रखा है, और तेल अवीव में जिस तरीके से लगातार मिसाइलें गिर रही हैं। एक और लेटेस्ट तस्वीर आई है घर पर गिरी मिसाइल की। इस मिसाइल हमले से घर में लगी आग की ये तस्वीर देखिए। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया है, उसमें आज की बड़ी खबर है 30 बैलिस्टिक मिसाइल से हमलों को लेकर। और अब एक खबर रमतगंज से सामने आई, और यह बड़ी खबर है। इजरायली डायमंड एक्सचेंज पर हमले की तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आज ईरान ने डायमंड एक्सचेंज को निशाना बनाया। रमतगंज की ये जो शानदार खूबसूरत इमारत थी, उसको निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से, और ईरान के हमले में डायमंड एक्सचेंज की ये बिल्डिंग तबाह हो गई है। पूरी इमारत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें साफ तौर पर यह बता रही हैं कि यह हमला कितना जोरदार था। एक और बड़ी खबर है, और ये अराक एटमी प्लांट पर हमले का वीडियो सामने आया है, जहां आईडीएफ ने ये वीडियो जारी किया है। आज ही अराक एटमी प्लांट पर हमला हुआ है, और अब आईडीएफ की तरफ से एक बार फिर से तस्वीरें जारी करते हुए ये बड़ा दावा किया गया कि किस तरीके से न्यूक्लियर प्लांट्स को किया जा रहा है टारगेट। और आईडीएफ ने इन तस्वीरों के आधार पर उस लोकेशन को डिस्क्लोज किया है जो अराक एटमी प्लांट है, जहां पर फिलहाल इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया। लेकिन इस बीच ईरान पर हमले के लिए अमेरिका की बड़ी तैयारी के बारे में भी लगातार खबरें आ रही हैं, जहां मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फाइटर जेट्स तैनात हैं। अमेरिका के विनाशकारी विमानों की तैनाती को लेकर खबर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 24 से ज्यादा विमान भेजे हैं। और देखिए अमेरिका की बड़ी तैयारी मिडिल ईस्ट में लड़ाकू विमानों की तैनाती को लेकर। युद्धक विमानों की तैनाती बढ़ा रहा है अमेरिका। 24 से ज्यादा लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट भेज दिए गए हैं। एयर रिफ्यूलिंग टैंक भी मध्य पूर्व रवाना कर दिया गया है। ब्रिटेन की सैन्य टुकड़ियां मध्य पूर्व में पहुंचना शुरू हो गई हैं। तो ये तमाम डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। ब्रिटेन की रॉयल नेवी के संपर्क में अमेरिकी नेवी भी है। मेजर जनरल एसवीपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, अमेरिका तो पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बस एक आदेश भर का इंतजार है, उसके बाद सीधे अमेरिका क्या ईरान पर अटैक कर सकता है? ये संभावना मुमकिन है क्या? देखें, तैयारी तो कर रहा है अमेरिका,
पर आके लड़ाई की हालात में कैसे ज्वाइन करेगा अमेरिका जी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? ऐतिहासिक तौर पे देखें, जब भी अरब इजरायली लड़ाइयाँ हुई हैं और लेबनान के साथ हुई है, अमेरिका सिर्फ सपोर्ट देता रहा है, लॉजिस्टिक, आर्मामेंट, इक्विपमेंट की। इस टाइम अगर वो शामिल होगा लड़ाई में तो ईरान है। ऐतिहासिक तौर पे फिर से मैं बताना चाहता हूँ, एक तरफ इराक, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान। अमेरिका ने उस लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया है और उनको जानकारी है कि कैसे उसको सक्सेस नहीं मिला था, उनके वहाँ पे ऑपरेशन फेलियर हुए थे। और ईरान का जो इलाका है, मिलिट्री जोग्राफी देखें, उसका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, उसकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन देखें, वो इराक और अफ़गानिस्तान से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और उसकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज़ मिसाइल्स हैं, उसके ऊपर कारगर एक्शन आएगा ईरान का। तो इसीलिए उसके ऊपर पूरी तरह से गौर किया जा रहा है कि लड़ाई के हालात कैसे करें। अगर अमेरिका करता है तो ज़रूरी बात है, सबसे पहले हवाई हमले किए जाएंगे, एरियल बम्बार्डमेंट किए जाएंगे, उसके बाद उसकी नेवल क्रूज़ मिसाइल्स जो हैं वो इस्तेमाल करेगा अमेरिका अपने कैरियर क्राफ्ट ग्रुप से, स्ट्राइकर कैरियर ग्रुप से। तो ये जो लड़ाई फिर होगी, ईरान उसके ऊपर बदला ज़रूर मारेगा, उसके बेसिस के ऊपर अटैक करेगा, प्रॉक्सी वॉर का इस्तेमाल करेगा। और होमलैंड सिक्योरिटी अमेरिका की बहुत ताकतवर होनी पड़ेगी, क्योंकि ईरान ऐसा एक्शन भी ले सकता है अमेरिका के होमलैंड के ऊपर कोई टेररिस्ट एक्शन के लिए। तो ये लड़ाई फिर रुकेगी नहीं। एक और पॉइंट है, अगर लड़ाई में शामिल होता है अमेरिका, तो उसकी एग्जिट स्ट्रैटेजी है जो उसको सबसे पहले सोचना पड़ेगा लड़ाई में एंट्री से पहले, कैसे निकलेगा इस लड़ाई की हालात में, क्योंकि हाइब्रिड वॉर चलती रहेगी। राइट सर, बिल्कुल। और ऐसे में किस तरीके से इस वक्त लगातार हो रही है अमेरिका में बैठक को लेकर भी खबरें आ रही हैं, और सिचुएशन रूम में जिस तरीके से आदेश को देखते हुए आज एक और बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, उस पर सबकी नजर है। लेकिन वहीं तेल अवीव पर जो हमले हुए हैं उसकी लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, और हमले के तुरंत बाद की एक और तेल अवीव की तबाही का वो मंजर जहां मिसाइल हमले के बाद गाजा जैसी ये तस्वीरें हैं। और तेल अवीव में मिसाइल गिरने का एक और वीडियो अब आपको दिखाते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने ये मिसाइल मार गिराई है। ये तस्वीर आप देखिए, तेल अवीव में एक और मिसाइल अटैक करने की ईरान की कोशिश, लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। לאחר הישמע האזעקה. לכן, יש לשהות במרחב המוגן עד קבלת הודעת שחרור מפורשת. अब एक और बहुत बड़ी खबर है, और ये वॉशिंगटन में उतरा अमेरिका का डूम्सडे विमान, जहां E-4B डूम्सडे प्लेन की लैंडिंग के खतरनाक संकेत हैं, और डूम्सडे प्लेन में परमाणु हमले को भी झेलने की शक्ति है। आपको बता दें, आपात स्थिति में अमेरिकी सेना का हवाई कमांड सेंटर है। आखिरी बार 9/11 के समय डूम्सडे प्लेन की लैंडिंग हुई थी। और अमेरिका को डूम्सडे प्लेन को फ्लाइंग पेंटागन भी कहा जाता है, और डूम्सडे प्लेन लैंड किया जा रहा है। प्लेन ने लुइसियाना से मैरीलैंड के लिए उड़ान भरी है। विमान मैरीलैंड के एंड्रयूज जॉइंट बेस पर उतारा गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। E-4B नाइट वॉच कहे जाने वाला यह विमान हवाई कमांड सेंटर के तौर पर काम करता है। नेशनल इमरजेंसी में अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए यह प्लेन मोबाइल कमांड पोस्ट बन जाता है। प्लेन में एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम लगे हैं जो न्यूक्लियर अमेरिकी फोर्स, सबमरीन, बॉम्बर प्लेन से कनेक्ट रहता है। साथ ही सभी मिसाइल लॉन्च साइट्स भी इससे कनेक्ट रहती हैं। डूम्सडे प्लेन की खासियत की बात करें तो इसमें एंटी न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स होती हैं। E-4B की 35 घंटे की उड़ान की क्षमता होती है। प्लेन में जवाबी मिसाइल अटैक की भी क्षमता होती है। थर्मल और न्यूक्लियर शील्डिंग से यह लैस है। उड़ान के बीच में फ्यूल भरना भी इसमें संभव होता है, यानी हर तरह की फैसिलिटी है। सैटेलाइट एंटेना वाले रे डोम से यह लैस होता है। अमेरिका के पास फिलहाल 4 E-4B प्लेन हैं जो नेब्रास्का में ऑफुट एयरफोर्स बेस पर तैनात रहते हैं। तो ये बड़ी जानकारी डूम्सडे प्लेन को लेकर सामने आ रही है। इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के आधार पर समीर, ये समझना भी जरूरी है कि
इसके संकेत क्या हैं? क्योंकि वॉशिंगटन में डूम्सडे प्लेन क्या है संकेत, जहां हाई अलर्ट पर अमेरिका की डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये साफ है। हालांकि जिस तरीके से ये प्लानिंग की जा रही है, बड़ी खबरें सामने आई है। आपको बता दें, ईरान अमेरिका में जंग होने की आशंका और ज्यादा ऐसे में बढ़ गई है और अमेरिका का ईरान पर हमला करना भी तय है। बड़े संकट के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व को बचाने में इसका इस्तेमाल होता है। और जो सीधा सवाल आपने पूर्णिमा नाथ से समीर किया था कि क्या अमेरिका अब सीधा हमला करने की तैयारी में है, ऐसे में ये बड़ी खबर सामने आना संकेत, कनेक्ट द डॉट्स अगर हम देखें तो साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका हर स्तर पर तैयारी कर चुका है। समीर, ठीक है, तैयारी तो हो चुकी है, लेकिन क्या अमेरिका एक कदम आगे बढ़कर ईरान पर कर देगा अटैक? पूर्णिमा जी, आप कैसे एनालाइज कर रही हैं? क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के दौरान हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख था कि ठीक है, कुछ दिन तो अब रूस यूक्रेन को लड़ने दो, फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। अभी उसी मोड में नजर आ रहे हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, यहाँ पे दो चीज हमें समझना पड़ेगा कि ईरान तुलसी गबार्ड का जो टेस्टिमनी था मार्च में, उसमें पहले ये बात ये किया था कि ईरान इज नॉट एक्चुअली वर्किंग ऑन न्यूक्लियर वेपन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, और एक स्टेटमेंट उसके साथ आया था कि यूरेनियम का जो स्टॉक पाइल था, इट इज इन हाईएस्ट लेवल। इसका मतलब है बॉम्ब बन रहा है और बनेगा। इट इज द इंटेंशन इज टू मेक द बॉम्ब। और डोनाल्ड ट्रंप का फोकस इज दैट ईरान शुडंट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। नहीं, लेकिन पूर्णिमा जी, ये दादागिरी नहीं है क्या अमेरिका की? ये अमेरिका की दादागिरी नहीं है क्या? अमेरिका तय करेगा कि कौन सा देश क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। अमेरिका के हिसाब से करे तो ठीक, नहीं तो हमला कर देंगे। ये दादागिरी नहीं है? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट एंड आई एग्री विथ यू। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये हमें ये सोचना पड़ेगा, अगर कोई वेपन गलत हाथ में चला गया तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमेरिका इज लुकिंग फॉर अमेरिका। तो उनके डोनाल्ड ट्रंप का जो फोकस होगा वो होगा कि हमारे कंट्री को कैसे सेव करे, जो कंट्री हमेशा करता अभी तक एक ही बार परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ है, और वो किसने किया है पूर्णिमा जी? ये तो दुनिया जानती है। आप कह रही गलत हाथों में ना चला जाए, गलत इस्तेमाल ना हो जाए। Understood, and then I agree with you, and then I agree completely that America shouldn't be in a position to decide as to who has a nuclear weapon or not. यहाँ पे बार बार करा जा रहा है कि अगर न्यूक्लियर वेपन ईरान के हाथ में चला गया तो ये सिर्फ अमेरिका को नहीं ध्वंस करेगा, इजराइल को तो निकाल ही देगा। बिकॉज दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट पैलेस्टाइन का जो शुरू हुआ था, इजराइल पैलेस्टाइन का, और आप उस कनेक्शन को अगर देखो, हिजबुल्ला, हमास और हुतीस का जो कनेक्शन चल रहा है वहां पे, दिस इज ऑल कनेक्टेड। बिकॉज इजराइल को वहां से निकालना एंड एक मुस्लिम ब्रदरहुड का जो एजेंडा चल रहा है कि एक उम्मा का, मुस्लिम उम्मा का, दिस इज ऑल कनेक्टेड टुवर्ड्स द फाइनल गोल। तो उनके हाथ में अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आ गए तो फिर इट्स ऑल ओवर। पीस की तो आप बात ही नहीं कर सकते हो। मुस्लिम ब्रदरहुड के सामने तो इंडिया बोलो, इजराइल बोलो, अमेरिका बोलो, एवरीथिंग विल बिकम नथिंग। देखो, किसी को भी उड़ा सकते। बट आपकी बात सही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी इजराइल के पास अभी जिस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल हैं, उनसे जो वो हमले कर रहा है इजराइल की, उससे तो ये हालत हो गई। अब परमाणु बम अगर बना लेगा तो क्या हाल कर सकता है, ये आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया सुरभि। हालांकि जिस तरीके से फिलहाल ईरान हमलों को अंजाम दे रहा है, ऐसे में तेल अवीव से आपको बता दूं, बार बार लेटेस्ट तस्वीरें जिस तरीके से सामने आ रही हैं, उसमें सोरोका हॉस्पिटल पर हमले का अब एक और नया वीडियो आपको दिखाते हैं, जहां वीडियो में बैलिस्टिक मिसाइल गिरती हुई साफ नजर आ रही है। ये देखिए तस्वीर, सोरोका हॉस्पिटल में भारी नुकसान हुआ है। हालांकि ईरान जिस प्रिसीजन के साथ इन अटैक्स को अंजाम दे रहा है, बड़ी खबरें हैं, जहां तेल अवीव पर अलग अलग जगहों को टारगेट हिट करते हुए आज सोरोका हॉस्पिटल पर हमले को अंजाम दिया गया। तो ईरान के हमले से तेल अवीव में हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। हमले के बाद बर्बादी का जो मंजर दिख रहा है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। जाहिर है, इतने बड़े हमले ईरान तेल अवीव के अंदर अंजाम देगा, इसकी कल्पना इजराइल ने नहीं की थी। एक और हमले की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। यही वजह है कि तेल अवीव से अलग अलग जगहों से आ रही तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब 8 तस्वीरें दिखाते हैं। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव पर विध्वंसक प्रहार किया। हमला कितना भयानक, इस बात की तस्दीक इन तस्वीरों से लगाई जा सकती है, जहां देखिए किस तरीके से तेल अवीव में हमलों को अंजाम दिया गया। सोरोक हॉस्पिटल के साथ साथ डायमंड एक्सचेंज की तस्वीर हमने आपको दिखाई, और उसके बाद साथ ही रिहायशी इलाकों को जिस तरीके से टारगेट किया गया। फिलहाल
ये ईरान के उन हमलों की तस्वीर है जो इजराइल में मची तबाही की 8 तस्वीरें आपके सामने एक साथ हैं। और देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की अमेरिका को धमकी, अमेरिकी हमले के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान किसी के सामने सरेंडर नहीं करेगा, ईरान अपने खिलाफ हुए हमलों का करारा जवाब देगा, ये कहा है आयतुल्लाह खामनेई ने अपने ताजा संबोधन में। सुनिए। तो जो ईरान को समझते हैं, जो ईरान के कल्चर को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। ये कह रहे हैं आयतुल्लाह खामनेई। अमेरिका की धमकी के बाद ये उनका बड़ा स्टेटमेंट था। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कॉन्क्लेव में, और ये सिलसिला आगे भी TV9 भारतवर्ष पर जारी रहेगा।